सीएए पर दुष्प्रचार, अमित शाह ने किया प्रहार। आप जानते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, फौरन यहां पर बयानों का दौर आ गया। राजनीति एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब सीएए को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो, जब डर फैलाने की कोशिश हो, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे में आकर क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। एएनआई को आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है और इस इंटरव्यू में जो कुछ बड़ी बातें कही हैं वो अब से कुछ ही देर में आपके सामने होंगी। लेकिन सीएए के दुष्प्रचार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा प्रहार किया है। सीएए पर एक इंटरव्यू दिया उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता प्रकाश को एएनआई में। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी दुष्प्रचार अब सिरे से खारिज हो जाने चाहिए। एक झटके में उन्होंने कैसे खत्म कर दिए उन दुष्प्रचारों को आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सीएए को लेकर जनता को गुमराह करने वाली हर एक अफवाह की हवा निकाली है। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक और राहुल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक कई विपक्षी नेताओं ने सीएए को लेकर तमाम सवाल उठाए थे। याद कीजिए, आज अमित शाह ने इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब दिया है। सीएए के प्रावधानों को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही थी तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से, उन सारे सवालों का जवाब यहां पर अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता बौखला गए हैं। ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने के बाद सीएए को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इसका भी जवाब दिया। अमित शाह ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। मैं आपको एक एक करके वो बयान सुनवाना चाहती हूँ। शुरू करते हैं। कैसे सीएए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीएए को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध भी हुआ है केजरीवाल के खिलाफ। ये विरोध उनके सीएए पर दिए बयान को लेकर हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर सैकड़ों हिंदू शरणार्थी पहुंचे, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। केजरीवाल ने सीएए को खतरनाक बताया था और कहा था कि सीएए के लागू होने के बाद बाहर से करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे और वो चोर उचक्के अगर हुए तो बताइए आप क्या करेंगे? हमारे से क्यों जल रहा है केजरीवाल? हमारे को नागरिकता चाहिए। केजरीवाल को क्या हो रहा है? माफी मांग ले हमारे से, बस नागरिकता मिलनी चाहिए। केजरीवाल माफी मांगना चाहिए केजरीवाल, और गलत भाषा बोलता है। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की सहन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल के मंत्री जो रोहिंग्या का कैंप है वहाँ पे जाके राशन देते हैं, पानी देते हैं, उनको मूल। ये वो तमाम लोग हैं जो अरसे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अगर मैं अरसा कहूं तो उसकी एक डेट भी बता देना चाहती हूं। 31 दिसंबर 2014 से पहले वो तमाम लोग जो बांग्लादेश से, जो पाकिस्तान से और जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, तब जब उनको परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था इन तीनों कंट्रीज में, क्योंकि वो वहां पर अकलियत की भूमिका में, अकलियत यानी अल्पसंख्यक, और वो कौन से धर्म है वो आपको बता देना चाहती हूँ। हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, ईसाई मैंने गिनाया आपको, पारसी, बौद्ध और जैन। ये वो 6 धर्म है जिनसे जुड़ी हुई माइनॉरिटीज या जिनके अनुयायी जो हैं, अगर वो प्रताड़ित उन मुल्कों में हुए हैं और अपनी जिंदगी को बचाने की एवज में यहाँ हिंदुस्तान आए हैं, यहाँ शरण ली है, तो उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल अगर आप यहाँ रहे हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले।
सीए के विरोध पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, क्योंकि ममता बनर्जी पे लगातार आरोप लगा रही हैं, लगातार जो है अटैक कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सीए को लेकर अल्पसंख्यक के बीच दुष्प्रचार कर रही है, उनके अंदर इस कानून का खौफ पैदा करने की वो कोशिश कर रही हैं। सुनिए। जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूँ, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। 3 खास मेहमान इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और ऋषि मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत अनुराग भदौरिया मैं आपसे करना चाहती हूँ। क्या विपक्ष सीए को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि गृह मंत्री को आकर कहना पड़ा कि दुनिया की तमाम चीजों पर आप राजनीति कर लीजिए, इस पर मत कीजिए, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है? वही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ही राजनीति कर रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही कानून लाई है, खुद ही बोल रही है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानियों की बात कर लो, हिंदुस्तान भी तो परेशान है ना, हिंदुस्तान के लोग परेशान, उनके बारे में बात कीजिए। ये दरअसल में क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। इन्होंने पहले प्रभु राम के नाम की राजनीति की, जनता ने इनका साथ छोड़ दिया। हाँ। फिर उन्होंने पार्टियां तोड़ी, नेता तोड़े, तब भी जनता इनके साथ नहीं आई। फिर इन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, तब भी जनता इनके साथ नहीं आई। फिर अब सीए लेके आए, तब भी जनता इनके साथ नहीं आएगी, क्योंकि जनता तो अपने मुद्दों पे है। जनता तो कह रही है कि किसान तो इस हिंदुस्तानी है। हाँ। उसकी आप चिंता क्यों नहीं करते? छात्र तो हिंदुस्तानी है, उसकी चिंता नहीं करते। महिलाएं तो हिंदुस्तानी हैं, वो तमाम मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और जनता उनके साथ नहीं। आप कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। अनुराग भाई, हो सकता है समाजवादी पार्टी ना कह रही हो, मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, लेकिन आपके गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल, क्या वो ये नहीं कह रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में चोर उचक के आ जाएंगे? अब मेरी बात होने दीजिए, आप बीच में टोक पड़ेंगे तो मेरी बात नहीं जा पाती। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हालत यह है कि हिंदुस्तानी खुद परेशान है। आप हिंदुस्तानियों को तो रोजगार नहीं दे पा रहे हो। हिंदुस्तानी अपना रोजगार पाने के लिए वार के देशों में जा रहा है, जहां पे युद्ध चल रहा है, वहां अपना रोजगार खोज रहा है। दूसरी बात, हमारे लाखों हिंदुस्तानी हमारा हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? वो हमारी नागरिकता क्यों छोड़ दी उन्होंने? ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। उन लाखों लोगों को नागरिकता अपने वापस लेके आए, हिंदुस्तान में इनको नागरिकता दें, उनसे आग्रह करें। वो अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारा रोजगार पैदा होगा। तो आप हमारे अपने लोगों की चिंता क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है कि अपने लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ये मानवता नहीं? इस पे चिंता नहीं व्यक्त करनी चाहिए? क्या मणिपुर की बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये मानवता नहीं है? इस पे चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या छात्रों पे जो लाठियों की बौछार होती है, छात्र का पर्चा लीक हो जाता है, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर होते हैं, ये मानवता नहीं जगती? उस समय भारतीय जनता पार्टी की और बोलने के लिए आपको टाइम चाहिए। अब मैं अपने सवाल कर दूं? कर ली? मैंने सब पूछिए सवाल कर ली ना आपने अपनी बात पूरी। अब मुझे एक बात बताइए, आप परसिक्यूटेड सिखों के खिलाफ हैं, जिनको अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में प्रताड़ित किया है? क्या आप उन लोगों के खिलाफ हैं, हाँ कि ना? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, अपने हिंदुस्तानी सिख हैं, उनको आप खालिस्तानी पाकिस्तानी क्यों बोलते हैं भाई? अरे वो तो आप पूछ लीजिएगा ना, ये सिद्धार्थ जी को इसीलिए तो बुलाया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप पूछ लीजिए उनसे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं सिद्धार्थ जी को अभी स्क्रीन पर ले आती हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ अपने देश के। मेरे सवाल का बस जवाब दे दीजिए। जो वहां पर प्रताड़ित ये 6 धर्मों के अनुयायी हैं, जो परेशान थे, जो अकलियत थे, जो माइनॉरिटी थे, और जो यहाँ पर आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, क्या आप उनके खिलाफ है? आप नहीं चाहते उनको नागरिकता मिले, हाँ कि ना में जवाब दीजिए, बात खत्म कर। अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने 6 बोले, हमने कहा हमारे देश में तो सारे हिंदुस्तानी प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। अरे ठीक है, ये आप बोलिए, मैं जो सवाल पूछी उसका पॉइंटेड जवाब दीजिए, उसके बाद मामला मैं आगे बढ़ा दूंगा। आप उनको सिटीजनशिप देने के फेवर में हैं कि नहीं है?
पॉइंटेड जवाब है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तानियों का सम्मान करना सीख जाएगी, जो हिंदुस्तानी यहाँ पे हैं, उन महिलाओं का सम्मान करना सीख जाएगी। सर, ये जिस दिन उस दिन इस दिन की बात मत कीजिए। रोहिंग्या को लेकर आप लोग जुलूस निकालते हैं। अगर रोहिंग्या, मुझे याद है रोहिंग्या के मुद्दे पर मैं आपके साथ डिबेट कर रही थी, तब आपकी इंसानियत जो है वो 7वें आसमान पर पहुंची हुई थी। आपको रोहिंग्या मुसलमानों का दर्द दिखाई देता है, लेकिन सिखों का, जैनियों का, बुद्ध का, हिंदुओं का, पारसियों का दुख दिखाई नहीं देता है। आप ये चश्मा क्यों लगाए रखते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा, हिंदुस्तान में हिंदू रह रहा है, हिंदुस्तान में सिख रह रहा है, सर हिंदुस्तान क्या यहाँ पर नहीं, आप मुझे बताइए, क्या यहाँ की लड़कियों को उठाकर उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा है? आप बताइए। हिंदुस्तानियों का सम्मान मैं हिंदुस्तान की महिलाओं की बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान के सिटीजन की बात कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया, उसका जवाब दीजिए मुझे। क्या यहाँ की बच्चियों को किडनैप करके उनसे कलमा गोई करवाई जा रही है? उनको किडनैप किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन उनका करवाया जा रहा है? क्या यहाँ की माइनॉरिटी डबल डिजिट से तो 1% पर आ गई है? जवाब दीजिए ना मुझे। अरे इस पर जवाब दीजिए ना। आप राजनीति कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक राजनीति नहीं करेंगे नहीं चलेगा। लेकिन इंसानियत के मसले पर आपको एक कौम नजर आती है और बाकी सारी की सारी कौमों को आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मन डराइए आप मुसलमानों को, मन डराइए आप मुसलमानों को। मैं आपसे कह रही हूँ, मुसलमानों को डराना बंद कर दीजिए। कि मेरा बेटा नौकरी पाने के लिए युद्ध वाले देश। अरे सर, ये मुद्दे कहाँ नहीं होते मुझे बताइए। उसकी चिंता नहीं होगी। बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं आप। ये मुद्दे कहाँ नहीं होते मुझे ये बताइए। नौकरी का मुद्दा कहाँ नहीं है, टैक्स का मुद्दा कहाँ नहीं है, अमेरिका में नहीं है, सबसे ज्यादा विकसित मुल्क में क्या ये मुद्दे नहीं है? नौकरी का मुद्दा हमेशा रहेगा और उस पर आप जैसे विपक्षियों का साथ जरूरी है ताकि सरकार लाइन से चल सके। लेकिन इंसानियत के मुद्दे पर आप इन चीजों को कंपेयर करते हुए सही नहीं ठहरा सकते हैं। पीरियड सर, क्लियर मामला है। हिंदुस्तानियों को पर वोट की राजनीति सिर्फ जालीदार टोपी पहनेगा सामने वाला, तभी जाकर आप उसकी इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे। ये गलत बात है। बाकी सारे धर्मों पर आप बोलने से क्यों कतराते हैं? देश के लोगों का सम्मान नहीं है, क्यों कतराते हैं अनुराग भदौरिया? देश के साथ राजनीति, वोट बैंक की इतनी क्या लालसा है कि आपको दूसरों का दुख और दर्द सुनाई नहीं देता है? वोट बैंक की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। एब्सोल्युटली, वोट बैंक की राजनीति पर ही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना। धर्म से, इंसान को इंसान से, सिद्धार्थ यादव, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। आरोप अनुराग भदौरिया यहाँ पर लगाते हुए, लेकिन ये अब तक नहीं बताया है कि सिटीजनशिप दे दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। सिद्धार्थ यादव। दुर्गा जी, ये लोग जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि कई बार लगता है कि ये जान के इतने मासूम है कि ये चीज को समझ नहीं पा रहे, या ये शैतान है जो देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बस बात इतनी सी है। अगर आपको देश में नौकरियों की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, करिए ना। अरे हमारी सरकार तो रोज वही काम करने लग रही है। जब सीए के रूल्स को नोटिफाई किया गया, तभी देश में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर्स को लेकर के कॉन्क्लेव भी हो रही थी। हमारा देश सप्लाई चेन में जाकर के सेमीकंडक्टर्स में दुनिया में लीडिंग देशों में आने वाला है। वो बात तब भी हो रही थी, आप उसकी बात कर रहे थे। पर सरकार ने 10 साल में तो बहुत काम किए, हम तो हर बार उसकी बात करते हैं। पर एक सीए के रूल्स नोटिफाई होते ही इतनी तेज की मिर्ची क्यों लगी और इतना बरगलाना क्यों शुरू कर दिया? क्यों आप कहने लग गए रेप होने लग जाएंगे, ऐसा होने लग जाएगा, या चोरियां बढ़ जाएंगी? अरे पढ़ा लिखा शिक्षित अपने आप को बता आप 4 साल तक उसको लेके बैठे रहे। जब चुनाव आया तो आपने नवंबर में 2019 के नवंबर में बिल पास हुआ था। आप क्यों 4 साल तक बैठे रहे? क्योंकि चुनाव आएगा, चुनाव के 4-5 दिन बचेंगे, तब हम किसी ने आपको रोका है कोई राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेलने से? आपको रोका किसी ने? मैं आपसे अनुराग जी कह रही हूँ, किसी ने रोका आपको कोई राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेलने से? ये खेल लेते तो आपको चिढ़काहे मच जाती हैं। अब एक बार सिद्धार्थ जी को आपके सवालों का आप क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता का, हाँ तो सिद्धार्थ जी से ही पूछ रही हूँ, दोनों को स्क्रीन पर रखिए। चुनाव के वक्त क्यों याद आई? जवाब दीजिए। अब ये सवाल तो पूछ लेने दीजिए ना, ऋषि भाई भी इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अच्छा पहले कर देते तो क्या आप यहाँ पर विरोध ना करते, पहले कर देते तो? मानवता की बात नहीं कर रहे हो, आज आप राजनीति की बात कर रहे हो। मानवता याद आ रही है। अरे भदौरिया जी बस करो यार, सुन भी लो, किसी का जवाब तो सुनो। आप शाहीनबाग बनाने की कोशिश मत करो, अब जवाब सुन लो। अरे क्यों नहीं किया आपने? चुनाव जीतने के बाद अरे भदौरिया जी वही बता रहा हूँ, सुनिए तो, कान खोलेंगे तो सुनेगा ना। सुनिए, हमने 2019 में चुनाव जीतने के बाद हमने अपनी पॉलिटिकल इंटेंट को दिखाया और इस देश में कानून बनाया।
कानून को दोनों सभाओं से पारित करवाया। इस देश में कानून क्यों नहीं किया? अगर सुनिए, कान खोल के सुनिए, कोशिश करिए, समझ जाएंगे। अगर इस देश का लेजिस्लेचर समझ रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। अगर इस देश की सरकार अगर इस देश की चुनी सरकार कोई चीज का कानून बनाती है, क्यों लगा ये बताइए? पॉलिटिकल इंटेंट को वही दिखाती है। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया, रूल्स नोटिफाई करना, रूल्स और प्रोसीजर्स बढ़ाए या कानून बढ़ाए, अरे छोड़िए, आप कहानी मत बताइए, हिंदुस्तान सब जानता है। हिंदुस्तान को आप अगर आप को लेकर बैठे रहे, आप इंतजार कर रहे थे चुनाव आएगा। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, टाइमिंग को लेकर, राजनीति को लेकर आप तमाम तरीके के सवाल उठाइए ना सर। यू आर फ्री टू डू इट, यू शुड डू इट, यू मस्ट डू इट। आप विपक्ष का बड़ा चेहरा है, आपको ये काम करना चाहिए। पर जो मैं जब आप जवाब ले नहीं रहे ना, वो तो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको अहम मुद्दों पर घेरिए ना सर। तो घेर लिया, जवाब नहीं दिया। लोकतंत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण है, घेरिए। लेकिन आप किसी एक कौम को वोट बैंक की तर्ज पर डराने धमकाने का अधिकार नहीं पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऋषि जी नहीं पा सकते हैं, ये अधिकार आपको कोई नहीं देगा। आपको बीजेपी को जितना घेरना घेरिए, बर्दाश्त करेगा। ये आपका राजनीतिक हक है। लेकिन किसी मुद्दे पर आप किसी कौम को भड़काएंगे, मिथ्या फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तो आपको एक्सपोज किया जाएगा। आप सिद्धार्थ, एक सेकंड रुकिए। सिद्धार्थ जी आप अपनी बात खत्म कीजिए और ऋषि भाई भी फिर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मैं रूबिका जी बहुत महत्वपूर्ण बात बस 10 सेकंड में कहूंगा। ये पढ़े लिखे शिक्षित अपने आप को बताने वाले मुख्यमंत्री हैं, अगर आज वो इस देश की जनता के सामने आकर के ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दें कि कानून को बनने के बाद कौन कौन आ जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे, करोड़ों लोग आ जाएंगे। अरे कौन आ रहा है? ये लोग देश में रहते हैं, ये यही रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। उनको अधिकार देने की बात है। अगर कानून में कट ऑफ डेट लिखी है 2014 से, जवाब दे दीजिए। तो कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा। ओके सिद्धार्थ जी रुक जाइए, ऋषि जी जवाब दे दीजिए। बस आप लोगों को अधिकारों से वंचित रखा, ये समस्या थी। देखिए रूबिका जी, हिंदुस्तान की परिपाटी रही है, अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे देश में रही है, ये बात बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आपको देश के वर्तमान हालात को भी देखना होगा कि क्या हमारे देश में इतने संसाधन हैं। 30,000 लोगों की बात नहीं है। देखिए ये कंफ्यूज किया जा रहा है कि सिर्फ 30,000 लोग हैं। यदि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आसपास के तमाम उन देशों को देखें तो टोटल मिला के 2.5 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक है। और नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? ऋषि जी यही तो प्रॉब्लम है ना। 2014 31 दिसंबर से पहले जो लोग आए हैं वो तो यहाँ रचे बसे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो बेचारे जाकर अस्पताल में इलाज नहीं ले पाते हैं, वो यहाँ रह रहे हैं लेकिन वो सुविधा सिटीजन ना होने के नाते उनको नहीं मिलती है, दर दर भटकते रहते हैं। उनको सिटीजनशिप देने की बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। शाम 6 बजे पोल का दूसरा हिस्सा आपके सामने, महापोल पूरी तैयारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।